evening, students. I am Kumari Priti, Assistant Professor from Chanakya Foundation. Students, CC1 Childhood and Growing Up में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था व्यक्तित्व के सिद्धांत को, जिसमें हमने 3 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। पहला शरीर रचना सिद्धांत, दूसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तीसरा आवश्यकता का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे विशेष सिद्धांत। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं विशेषक अथवा सील सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक गॉर्डन डब्ल्यू आलपोर्ट हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक व्यक्तित्व 1937 में प्रकाशित हुई, जिससे उन्होंने व्यक्ति की उन मनोशारीरिक पद्धतियों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो कि पर्यावरण में उसके अनन्य समायोजन को निर्धारित करता है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का वही सिद्धांत उपयोगी एवं सार्थक है जो कि रचना में केंद्रित है। पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि व्यक्तित्व की परिभाषा के संदर्भ में आलपोर्ट ने 100 परिभाषाओं का शोध करके ही एक अपनी परिभाषा की रचना की थी। मानव व्यक्तित्व शरीर रचना में केंद्रित होता है। गॉर्डन आलपोर्ट के अनुसार मानव अव्यय संस्थान में अनेक वस्तुएं हैं जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। मानव व्यक्तित्व में अभिप्रेरणा का संबंध व्यक्तित्व की वर्तमान संरचना एवं प्रकार्य से होता है, न कि यह पहले से पाई जाने वाली किसी शक्ति का विकसित रूप है। व्यक्तित्व के अध्ययन में विश्लेषण के लिए ऐसी इकाइयों को लिया जाता है जो उसके जीवन संश्लेषण को बनाए रखे। स्वचेतना के तथ्य की ओर व्यक्तित्व के अध्ययन में समुचित ध्यान दिया जाए। आलपोर्ट ने व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं गत्यात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया है। इनके अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित अनन्यता बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने व्यक्ति के सिद्धांत में व्यक्ति को समष्टि दोनों के बीच एक प्रकार का समन्वय स्थापित किया है। आलपोर्ट के अनुसार आदत और विशेषक में अंतर यह है कि आदत से हमारा तात्पर्य एक ऐसे व्यवहार से होता है जिसमें कि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो एक ही रूप में बार बार किया जा सकता है। लेकिन विशेषकों का विकास विभिन्न प्रकार की आदतों के सम्मिश्रण से होता है। इसी प्रकार उन्होंने अभिवृत्तियां और विशेषकों के बीच में भी अंतर बताया है। अब देखते हैं अभिवृत्ति और विशेषक के बीच का अंतर। अभिवृत्ति का संबंध एक विशेष वस्तु अथवा विचार से होता है, लेकिन विशेषक में ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती। अभिवृत्तियां विशेष और सामान्य दोनों हो सकती हैं, लेकिन विशेषक केवल सामान्य होता है, वो कोई विशेष नहीं होता है। अभिवृत्तियां या तो अनुकूल होती है या प्रतिकूल होती है, लेकिन विशेषक में ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती है। व्यक्तित्व के अध्ययन में आलपोर्ट ने जीवन इतिहास विधि को बहुत उपयोगी माना है। उनके अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्यक अध्ययन जीवन इतिहास विधि से हो सकता है। इन्होंने व्यक्तित्व सिद्धांत में स्व के स्वरूप और विस्तार को जो केंद्रीय महत्व दिया है वह अपने आप में अनुपम है। परिपक्व व्यक्ति के संदर्भ में स्व विस्तार एवं आत्मस्पष्टीकरण है। जैसी संकल्पनाओं के द्वारा व्यक्ति के विकास की संभावनाएं बहुत कुछ है और इनका लक्ष्य अत्याध्यात्मिक आयाम से जुड़ा है। अब बात करते हैं 5वें सिद्धांत की। 5वां सिद्धांत है हमारा क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कुर्ट लेविन हैं। इन्होंने भौतिक और गणित से क्षेत्र सिद्धांत को लेकर मनोविज्ञान में स्थान दिया है। इनके द्वारा प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक विचारधारा को सांस्कृतिक मनोविज्ञान भी हम कहते हैं। व्यक्तित्व संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या करके कुर्ट लेविन ने 3 बातों पर अत्यधिक बल दिया है। व्यवहार उस क्षेत्र का प्रकार है जो कि व्यवहार के समय स्थित होता है। संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण आरंभ किया जाता है।
क्योंकि उस स्थिति के विभिन्न अंग होते हैं और उसी से मिलकर वह पूर्ण बनता है। यथार्थ परिस्थिति में यथार्थ व्यक्ति का स्पष्टीकरण गणितीय आधार पर किया जा सकता है। व्यक्तित्व की गत्यात्मकता को स्पष्ट करने के लिए कुर्ट लेविन ने निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। सदिश, कर्षण, शक्ति, आवश्यकता, तनाव, विभेदन, संतुलन तथा असंतुलन, प्रतिगम तथा पश्चगम, अवरोधन और धड़ा, संचलन और तरलता, द्वंद्व। व्यक्तित्व की गत्यात्मकता एवं समायोजन की दृष्टि से द्वंद्व की संकल्पना जो होती है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। लेविन के अनुसार द्वंद्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला द्वंद्व उपागम द्वंद्व, दूसरा परिहार द्वंद्व, तीसरा है उपागम परिहार द्वंद्व। लेविन ने इन द्वंद्वों से संबंधित निम्नलिखित 3 दशाओं का उल्लेख किया है। पहली दशा है व्यक्ति 2 विरोधी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं से ग्रस्त होता है। दूसरी दशा व्यक्ति वस्तु को प्राप्त करना चाहता है तथा उसके बचने की इच्छा भी करता है। तीसरी दशा में व्यक्ति ऐसी 2 परिस्थितियों के मध्य होता है जिसमें वह इन दोनों से बचना चाहता है। व्यक्तित्व के स्वरूप को लेविन ने गेस्टाल्ट के आधार पर व्यक्त किया है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन देश के जो विभिन्न प्रदेश हैं उन्हीं से मिलकर बने हैं, लेकिन व्यक्ति अपने मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से एक जुड़ा है। वह वक्र जो अपने को कहीं पर काटता नहीं और घूम कर बंद हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक हाल तथा लिंडले ने लेविन के सिद्धांत की आलोचना भी की है। उनके अनुसार व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं की ओर ध्यान नहीं देता है। क्योंकि लेविन विकास को एक सतत प्रक्रिया मानते हैं, इसलिए वह संभव नहीं है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग विभाजित किया जा सके। लेकिन लेविन ने यह स्वीकार किया है कि शैशव काल में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा क्षेत्र उपागम में की जा चुकी है। अब बात करते हैं छठा सिद्धांत, गणितीय या कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कैटल और आइजेंक हैं। इन्होंने आंकड़ों के आधार पर तथा गणितीय एवं कारक विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाते हुए व्यक्तित्व के स्वरूप एवं विशेषताओं पर समुचित प्रकाश डाला है। व्यक्तित्व के मापन के द्वारा इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने का श्रेय कैटल महोदय को जाता है। कैटल के अनुसार एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम यह कह सके कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। कैटल ने व्यक्तित्व के स्वरूप को एक गणितीय सूत्र द्वारा प्रयुक्त किया है। गणितीय सूत्र व्यवहार बराबर बारंबार व्यक्तित्व परिस्थिति। इस सूत्र के आधार पर कैटल ने इस बात पर बल दिया है कि व्यक्तित्व के स्वरूप का समुचित ज्ञान उसी समय हो सकता है जबकि हम किसी परिस्थिति में व्यक्ति की अंतःक्रिया संबंधी बारंबारता को ऐसे व्यवहार के रूप में ग्रहण करें जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। कैटल के अनुसार विशेषक व्यवहारों के सतत पैटर्न हैं जिसके आधार पर व्यक्तित्व संबंधी अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से होता है और संस्कृति नियम, रीति रिवाज, मूल्य एवं आदर्श व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं। अब आते हैं आइजेंक। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व का स्वरूप। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व जीव के वास्तविक एवं संभाव्य व्यवहार पैटर्न का कुल योग है जिसका निर्धारण आनुवांशिकता और पर्यावरण करता है। इसका आरंभ और विकास व्यवहार पैटर्न से संबंधित उन वस्तुओं के गठन तथा उनमें संबंधित प्रक्रियात्मक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। कारक विश्लेषण की पद्धति के द्वारा आइजेंक ने व्यक्तित्व के 3 प्राथमिक आयाम बताए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है अंतर्मूर्खता, बहिर्मूर्खता। दूसरा है तंत्रिका पिता
अतंत्रिकात पिता। तीसरा है मनस्तात पिता, अमनस्तात पिता। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व उपयुक्त 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से एक प्रकार का नहीं माना जा सकता है। जब आइजेंक व्यक्तित्व को मध्यवर्ती जड़ के रूप में स्वीकार करता है तब उसकी मान्यता सम्मुख आती है कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन अधिक सुचारू रूप से किया जा सकता है। आइजेंक ने व्यक्तित्व संबंधी विधियों, धारणाओं एवं संकल्पनाओं की जांच करके उनके मध्य फैले हुए अनावश्यक भ्रमजाल की काट छांट करके व्यक्तित्व को सुचारू स्वरूप देने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं 7वां सिद्धांत, जो है अधिगम सिद्धांत व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में। इस सिद्धांत के प्रवर्तक डोलार्ड तथा मिलन हैं। इनके अनुसार व्यक्ति की आदतों का विकास अधिगम का परिणाम है। व्यक्ति की जो आदतें होती हैं वो जैसा सीखता है उसी पे निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की सभी आदतें सामाजिक अधिगम में प्रभावित होती हैं और इनका व्यक्ति के व्यक्तित्व से घनिष्ठ संबंध होता है। जैसी उनकी आदतें होंगी उनका व्यक्तित्व उससे पूरी तरह से संबंधित होगा। सामाजिक अधिगम के संदर्भ में डोलार्ड तथा मिलर ने अंतर्नोद का उल्लेख किया है। इनके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार अंतर्नोद से प्रेरित होते हैं। यह अंतर्नोद 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। डोलार्ड और मिलर के अनुसार व्यक्तित्व के 4 प्रमुख संप्रत्यय हैं। पहला अंतर्नोद, दूसरा संकेत, तीसरा अनुक्रिया, चौथा पुनर्बलन। सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में डोलार्ड तथा मिलन के अनुसार किसी व्यक्ति के व्यवहार के विषय में भावी कथन करना तक सरल नहीं होता जब तक कि हमें उसके सामाजिक पर्यावरण की संरचना का ज्ञान ना हो जाए। इस प्रकार तनाव में कमी एक ओर तो अनुक्रिया का रूप ले लेती है और दूसरी ओर पुनर्बलन का, क्योंकि यह तनाव की कमी सुखदायक होती है। अब बात करते हैं 8वें सिद्धांत की, व्यक्तित्व का सर्वांगीण सिद्धांत। व्यक्तित्व के सर्वांगीण सिद्धांत का प्रतिपादन करने का मुख्य श्रेय कुर्ट गोलोव स्टाइन, अग्याल मैस्लो तथा लेकी को है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण उपागम पूर्णता, समग्रता और एकता पर बल देता है। इसलिए व्यक्तित्व के संदर्भ में जितनी भी अवधारणाएं हैं वे सब आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। मानव अपने आप में पूर्ण है, उसके व्यवहार में यह पूर्णता व्यक्त होती है। जैसा व्यवहार करता है वह उससे पता चलता है कि वह पूर्णता जो उसका कार्य है वह स्वयं प्रत्यक्ष होता है। उसके समस्त कार्य और व्यवहार पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा से होती है। वह प्रायः सभी लोग स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि इस सिद्धांत से अनेक मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं। गोल्डस्टाइन के व्यक्तित्व सिद्धांत में स्वायत्तता का उल्लेख परोक्ष रूप से पाया जाता है। उनका विचार है कि आत्मसिद्धि की प्रक्रिया में लीन व्यक्ति में कुछ ऐसी निहित शक्तियां होती हैं जो पर्यावरण संबंधी दबावों का समान पर्याप्त मात्रा में करती है। अंगैल के अनुसार व्यक्तित्व का स्वरूप एकीकृत गत्यात्मक संगठन के समान है। उसका संपूर्ण जीवन एक प्रक्रिया के समान है। इस प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार का संगठन, नियोजन, कार्य करने की पद्धति और इसी के साथ साथ सर्वांग पूर्णता भी पाई जाती है। इन्होंने व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या 2 प्रकार से की है। पहला है व्यक्तिक दृष्टि, दूसरा है सामूहिक दृष्टि। इतना ही नहीं, वह सहर्ष अपनी इच्छाओं को सामूहिक इच्छाओं के आगे त्याग देता है। अंगैल के अनुसार व्यक्तित्व के 3 आयाम हैं, लंबाकार आयाम, दूसरा प्रगतिबोधक आयाम, तीसरा अनुप्रस्थ आयाम। व्यक्तित्व के लंबाकार आयाम में सबसे नीचे तो अत्यंत सतही और भौतिक पक्ष होते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों हम व्यक्तित्व के सतही और भौतिक पक्ष से आगे बढ़ते हैं और गहराई में जाते हैं तब हम उसके संवेगात्मक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि स्तरों से परिचित हो जाते हैं।
जब अनुप्रस्थ आयाम की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे समय में अनुप्रस्थ आयाम के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न सामाजिक अभिवृत्तियां प्रकट होती है, और यदि इनका अध्ययन ध्यानपूर्वक किया जाए तो यह ज्ञात हो सकता है कि किसी व्यक्ति का दूसरों के प्रति क्या रवैया है। मॉस्लो ने इन बातों पर विशेष बल दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि वह यह जानने का प्रयास करे कि उसका अंतरंग स्वरूप क्या है। इस संदर्भ में आत्मसिद्धि पर मॉस्लो के बल दिया है। उनके अनुसार हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें कि हम आत्मसिद्ध कह सकते हैं। आत्मसिद्ध व्यक्ति में क्या गुण होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, उनका उल्लेख मॉस्लो ने किया है। आत्मसिद्धि के लक्षण को देखते हैं जो मॉस्लो ने सिद्ध किया है। मॉस्लो ने आत्मसिद्धि लोगों के लक्षण मालूम करने के लिए अब्राहम लिंकन और जेफरसन जैसे महापुरुषों के व्यक्तित्व संबंधी गुणों का विश्लेषण किया है और निम्नलिखित लक्षणों का होना स्वाभाविक माना है। आत्मसिद्धि व्यक्ति जीवन के यथार्थ को सही तौर पर देखता है और समझता है और फिर यथार्थ के अनुरूप अपने जीवन को बनाकर आराम से रहता है। वह सभी प्रकार की शंकाओं, अनिर्णय एवं अनिश्चितता से मुक्त रहता है। आत्मसिद्धि व्यक्ति अपने को, अन्य को एवं प्रकृति को पूर्णतः स्वीकार करता है। चूंकि यह स्वभाव मिलनसार है इसलिए वह सबसे मधुर संबंध बना लेता है। आत्मसिद्धि व्यक्ति समस्या केंद्रित होता है, न कि स्वयं केंद्रितता पर। वह समस्या पर ही ध्यान देता है। इसकी समस्याएं व्यक्तिगत न होकर सामाजिक होती हैं। वह अपने को, स्वयं को समाज में विलीन कर लेता है। आत्मसिद्ध व्यक्ति जो होता है वह निष्पक्ष एवं एकांत प्रिय होता है। आत्मसिद्ध व्यक्ति में स्वैच्छता, संस्कृति एवं पर्यावरण संबंधी स्वैच्छता पाई जाती है। आत्मसिद्ध व्यक्ति जो होता है वह रसवादन में निरंतर चुस्त रहता है। उसकी दृष्टि अत्यंत व्यापक होती है और जीव मात्र के प्रति दयालु होता है। आत्मसिद्धि व्यक्ति स्वभाव से दार्शनिक और हंसमुख होता है। वह साधारण व्यक्तियों से कुछ ऊपर की स्थिति में होता है। मॉस्लो ने मानव की आवश्यकताओं में 5 प्रकार के सोपानों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार सबसे पहले आधार रूप में जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। जब व्यक्ति की शारीरिक एवं अन्य भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब वह अपनी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए आतुर होता है। तीसरे सोपान पर मॉस्लो ने प्रेम की आवश्यकताओं को रखा है। शारीरिक एवं भौतिक और सुरक्षा की आवश्यकताएं जब पूरी होने लगती तब इसी के साथ व्यक्ति प्रेम और स्नेह की आवश्यकता को अनुभव करने लगता है। चौथे सोपान में आदर और सम्मान की आवश्यकता व्यक्ति अनुभव करता है। वह चाहता है कि समाज में उसका मान और सम्मान महत्व बढ़े। पांचवा और अंतिम सोपान जो है उसमें मॉस्लो ने आत्मसिद्धि की आवश्यकता को स्थान दिया है। इस आवश्यकता की पूर्ति वास्तव में व्यक्ति के जीवन का परम बिंदु है। लेकी की बात करते हैं। लेकी के अनुसार व्यक्ति निरंतर एकता के लिए प्रयास करता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसका प्रयास सफल हो, क्योंकि वह जिस पर्यावरण में रहता है उनका प्रभाव भी प्रयासों पर पड़ता है। यदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां किसी व्यक्ति के विकास में बाधक हैं तो स्पष्ट है कि उसे सफलता नहीं प्राप्त होगी। व्यक्ति के द्वारा एकता के लिए प्रयास में जो बाधाएं आती है उसको ध्यान में रखते हुए प्रेस्कॉट लेकी ने आत्मसंगति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस संदर्भ में उनका कथन है कि हम व्यक्तित्व की संकल्पना मूल्यों के ऐसे संगठन के रूप में करते हैं जो आपस में सुसंगत होते हैं। व्यवहार इस संगठन में निहित समग्रता और एकता को बनाए रखने के प्रयास के लिए अभिव्यक्त है। इस सिद्धांत के संदर्भ में लेकी ने व्यक्ति को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कल्पना की है, जिसके सामने 2 प्रकार की समस्याएं उपस्थित होती हैं। पहली समस्या व्यक्ति की आंतरिक समरसता एवं सामंजस्य से व्यक्ति की दूसरे प्रकार की समस्या है पर्यावरण से अच्छा संबंध बनाए रखना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की यह उत्कृष्ट इच्छा होती है कि वह जिस समाज में रहता है, जहाँ उसका
पालन पोषण हुआ है, जहाँ वह प्रगति कर रहा है, उसमें उसे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। लेकिन ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि व्यक्ति के जीवन और जगत में संघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं, तब इसके फलस्वरूप उसका सम्यक एवं सर्वांगीण विकास होता है, बशर्ते कि वह अपने व्यक्तित्व की सर्वांग पूर्णता को खंडित न होने दे। सारांशतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के अनेक सिद्धांत को जानने का प्रयास किया गया है। समाज में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं समानांतर प्रसारित होती हैं, जिनमें व्यक्ति एक कर्ता के रूप में उन प्रक्रियाओं को सकारात्मक अथवा नकारात्मक स्वरूप से अपनाता है। व्यक्ति समाज में एक सदस्य के रूप में सामाजिक समूह, समुदाय, संस्था एवं संगठन के सदस्य के साथ सहयोग, सम्मिलन, समायोजन, संघर्ष आदि क्रियाओं में सम्मिलित होता है तथा समाज को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग करता रहता है, जिससे सामाजिक प्रतिमान तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने व्यक्तित्व के सिद्धांत को जान लिया। ओके, थैंक यू। मुँह दुखा गया।